नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया डेली और मैं हूं आशीष सिन्हा। आज की चर्चा का विषय है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत जी का बयान, जिसने राजनीतिक हलकों में एक नई बहस को छेड़ दिया है। मोहन भागवत ने कहा कि मध्य प्रदेश के सतना में उन्होंने जो बयान दिया उसमें उन्होंने कहा कि पाक अधिकृत कश्मीर यानी जिसे हम पीओके कहते हैं, भारत के घर का वो कमरा है जिस पर दूसरे लोगों ने जबरन कब्जा कर लिया है, उसे वापस लेना आवश्यक है। उन्होंने कहा कि पूरा भारत एक घर है और यह भावना नई पीढ़ी तक पहुंचनी चाहिए। साथ ही उन्होंने सिंधी समुदाय की सराहना करते हुए कहा कि वो अब भी अविभाजित भारत की भावना को जिंदा रखे हुए हैं। मोहन भागवत ने समाज में एकता, आत्मगौरव और सांस्कृतिक मूल्यों को मजबूत करने की बात कही ताकि भारत विश्व गुरु बनने की दिशा में आगे बढ़ सके। अब सवाल यह उठता है कि क्या मोहन भागवत का यह बयान एक सांस्कृतिक संदेश है या फिर कोई राजनीतिक संदेश। सवाल यह भी उठता है कि क्या पीओके पर यह टिप्पणी भारत की भविष्य की रणनीति की झलक देती है, और तीसरी, क्या नई पीढ़ी अखंड भारत के विचार को आगे बढ़ाने के लिए तैयार है। इन सब पर चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले आपको सुनवाते हैं मोहन भागवत जी ने क्या कुछ कहा। बहुत सारे सिंधी भाई यहां बैठे हैं, मुझे बड़ा आनंद है। वो पाकिस्तान नहीं कहते, वो अविभाजित भारत कहते। ये आदत नई पीढ़ी तक जानी चाहिए, क्योंकि हमारा एक घर है। परिस्थिति ने हमको उस घर से यहां भेजा है, क्योंकि वो घर और ये घर अलग नहीं है। पूरा भारतवर्ष एक घर है, परंतु हमारे घर का एक कमरा जिसमें मेरा टेबल कुर्सी कपड़ा वड़ा रहता था, वो किसी ने हथियाया है, जो उसको वापस लेके वहां फिर से अपना डेरा डालना। इसलिए स्मरण रखना है कि अविभाजित भारत। मोहन भागवत जी के इस बयान के कई मायने हैं, उन मायनों को समझना बेहद जरूरी है। दरअसल पीओके भारत का भिन्न अंग है, ये बात सभी जानते हैं, स्वीकार भी करते हैं। पीओके के लिए हमारी संसद में सीटों को भी सुरक्षित रखा गया है। पीओके को लेकर बीजेपी अक्सर अपने बयानों में, या बीजेपी के नेता अक्सर इस बयान को उठाते भी हैं, पीओके के मुद्दे को उठाते भी हैं। लेकिन मोहन भागवत जी का यह कहना कि वो भारत के एक घर का कमरा है और उस पर कुछ लोगों ने जबरन कब्जा कर रखा है, यह जाहिर तौर पर एक बड़े इशारा करता हुआ यह नजर आ रहा है। और इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ खास मेहमानों का पैनल है। हमारे साथ संत प्रकाश जाटव जी हैं, नेता है भारतीय जनता पार्टी के। हमारे साथ डॉक्टर शिवानंद हुल्ल्यालकर जी हैं, प्रवक्ता है कांग्रेस पार्टी के। और हमारे साथ संदीप मिश्रा जुड़ेंगे, राजनीतिक विश्लेषक हैं। आप सभी का बेहद स्वागत है। और सबसे पहला सवाल शिवानंद हुल्ल्यालकर जी आप ही से होगा। देखिए, अब तो संत प्रमुख जी का भी बयान आ गया पीओके को लेकर, अब इस पर कांग्रेस की क्या प्रतिक्रिया है? आवाज आ रही है आपको शिवानंद जी? हाँ सर, आ रहा है। मैं कह रहा हूं कि मोहन भागवत जी के बयान पर कांग्रेस पार्टी की क्या प्रतिक्रिया है? देखिए, मोहन भागवत जी आज तक जो जो बोल रहे हैं, पीओके लेने के लिए उनके पास, उनके हाथ में कुछ नहीं है। क्योंकि इतना बड़ा मौका था ऑपरेशन सिंदूर के टाइम, पीओके लेने का बहुत बड़ा मायने में अपने हाथ में था, लेकिन आदरणीय देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, आशीष जी नहीं ले पाए। क्योंकि ले क्या है, इनको जाके बिन बुलाए पाकिस्तान जाके बिरयानी खाना है और समाज में तुष्टीकरण लोगों में इस पे राजनीति करना चाहते हैं। मोहन भागवत जी को कांग्रेस पार्टी आने के बाद आरएसएस पे हम बैन डालेंगे। दूसरी बात, इनका जांच भी होगा आरएसएस का, किसको गोर गरीब दलित एससी एसटी ओबीसी को कितने लोग आरएसएस में है, महिला है क्या, 50 साल हो गया आज भी तिरंगा नहीं है। ऐसा कौन सा काम किया? पंजाब में इतना बड़ा बाढ़ आया, हिमाचल में आया, जम्मू कश्मीर में आया, कौन सा आरएसएस कार्यकर्ता जाके उधर बाढ़ गरीबों में मदद किया? मणिपुर जल रहे, मणिपुर में कभी मोहन भागवत खुद शिवानंद जी कभी गए नहीं देखते? पंजाब में जो बाढ़ आई, आरएसएस के कार्यकर्ता जमीन पर थे, वो तस्वीरें आपने देखी नहीं? सोशल मीडिया पर बहुत तेजी से वायरल भी हो रही थी। नहीं, मैंने, आशीष जी, मेरा पूरा ध्यान है। आदरणीय देश के पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जी ये 40 पार्टी लेके चल रहे, कुछ भी डेवलपमेंट नहीं, विकास नहीं। 11 साल एक पनौती जैसा काम हुआ है। मैं बहुत नाराज हूँ, युवा युवती के बारे में सोच नहीं है।
आप देखिए लद्दाख में, देखिए इन्होंने खुद ही 2019 में खुद आदरणीय देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बोले थे कि मैं स्वतंत्र राज्य स्टेट का मैं दर्जा दूंगा। क्यों नहीं कर पाए? उनके मैनिफेस्टो में तो था, ये तो झूठ नहीं है। तो आज देखिए उनकी वाइफ को भी नहीं मिलने दे रहे सोनम जी को, ये गलत है। देखिए आपने जो करता है, जो आप जिस तरह से खेती करते हो वही आपको भुगतना पड़ेगा। हाँ। देखिए बांग्लादेश तो हो, नेपाल हो या डॉक्टर शिवानंद हुल्यालकर जी, आज लद्दाख एक सवाल का जवाब दीजिए। अभी आपने खेती का जिक्र किया, अरे सुन लीजिए ना, अभी आपने खेती का जिक्र किया, तो पीओके की खेती किसने की थी? देखिए पीओके आज भी कांग्रेस का, सॉरी इंडिया का, हिंदुस्तान का है और 100% है। लेकिन आदरणीय देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, राजनाथ सिंह जी और जयशंकर जी, इन्होंने सरेंडर कर दिया। नाम नरेंद्र काम सरेंडर। पीओके लेने का मौका इतना अच्छा अच्छा, था। 1965 में नहीं था? 1971 में पीओके लेने का मौका नहीं था क्या? आशीष जी, मैं वर्तमान की बात करता हूँ। 11 साल अगर शीर्ष नेतृत्व नरेंद्र मोदी, आरएसएस 40 पार्टी लेके चल रहे, ये लोगों ने कुछ भी लेना देना नहीं है। लोगों में डराना धमकाना, लोगों को यही हुआ है। हिंदू मुस्लिम मस्जिद के नीचे शिवलिंग ढूंढना, कुछ भी विकास नहीं हुआ है। अगर अच्छा, बीजेपी शिवानंद जी ये बताइए ना कि यूएन में ये लेके कौन गया था? पीओके का मसला यूएन में लेके कौन गया था? देखिए मैं वर्तमान की बात कर रहा हूँ आशीष जी, बार बार वही बोल रहा हूँ। अरे इतना अच्छा इतिहास से ही तो वर्तमान जुड़ा है और वर्तमान से भविष्य जुड़ा है। ये तो हमारे धार्मिक ग्रंथों में भी लिखा हुआ है। आशीष जी, भले आप उसे ना मानते हो। नाम पे राजनीति, देखिए ऑपरेशन नाम पे, सिंदूर के नाम पे आदरणीय देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी राजनीति करते हैं। सर्वदलीय बैठक नहीं हुआ, जम्मू कश्मीर नहीं गए, जाके बिहार में प्रचार कर रहे हो। इसका सबक तो सीखेगा। मोहन भागवत जी का क्या है? देखिए ये मापी वीर सावरकर और गोडसे, नथुराम गोडसे, जो महात्मा गांधी जी का हत्या करते हो, यही मध्य प्रदेश से। अरे डॉक्टर शिवानंद जी, आप लोगों ने आरएसएस पे मुकदमा तो चलवा लिया था ना, कोर्ट से आरएसएस बरी हुआ था ना, आपको ध्यान में होगा। और कांग्रेस और नाथूराम का आरएसएस से कहां कोई लिंक था? वो हिंदू महासभा से था लिंक। आप पूरे इतिहास को तो गौर करिए। आशीष जी देखिए, मापी वीर सावरकर, नथुराम गोडसे, गोलवलकर, हेगड़ेवार, ये सब एक ही आरएसएस के है। और हिंदू आतंकवादी आज भी अलर्ट है। देखिए ये शब्द सही नहीं है। हिंदू कभी आतंकवादी नहीं हो सकता। हिंदू कभी आतंकवादी नहीं हो सकता। डॉक्टर शिवानंद हुल्यालकर जी, इस शब्द पर मुझे आपत्ति है। इस शब्द पर मुझे आपत्ति है। जब इस्लामिक आतंकवाद पूरी दुनिया में था, तब आप लोग के मुंह से एक शब्द नहीं निकला। आप किस हिसाब से कह सकते हैं कि हिंदू आतंकवादी है? मेरे से इस्लामिक आतंकवाद आप लोग को बोलने में आपके मुंह से आवाज नहीं निकलेगी। प्रज्ञा सिंह है, क्या हुआ? साध्वी प्रज्ञा सिंह को क्लीन चिट मिली है। आतंकवादी आज भी क्लीन चिट मिली है, क्लीन चिट मिली है, क्लीन चिट मिली है। सर कहिए तो जजमेंट में पूरा आपको पढ़ के सुना दूं, मैंने पढ़ा है। आशीष जी, कांग्रेस पार्टी इंडिया गठबंधन आने के बाद इसमें दोबारा जांच होगा और उसको टॉर्चर करेंगे। इतना टॉर्चर कम था जितना साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर को किया गया, और टॉर्चर करेंगे आप लोग। आशीष जी, मालेगांव में निष्पाप लोग मारे गए, वो किसने मारा? फिर अरे तो वो जांच का विषय है ना, जांच करवाइए, क्या दिक्कत है? उसको तो कोर्ट से अगर राहत मिलती है होगा। आज देखिए महाराष्ट्र में 300 साल कभी भी दंगा नहीं हुआ। नागपुर में दंगा क्यों हुआ? नरेंद्र मोदी जी नागपुर आए, मोहन भागवत जी के उधर शाहू फुले छत्रपति शिवाजी महाराज कर्मभूमि में आज दंगा हुआ 300 साल। क्या इसके पीछे कहीं ना कहीं बीजेपी आरएसएस का हाथ है? मैं बोलना चाहता हूँ, हिंदू आतंकवादी का हाथ है। हिंदू समाज, फिर मैं आपको बोल रहा हूँ, मैं इस शब्द पर आपत्ति दर्ज करता हूँ, और नेशनल टेलीविजन पर आप ये बोल नहीं सकते हैं। कैसे आप बोल सकते हैं? पूरा बीजेपी आरएसएस का नहीं है, लेकिन हिंदू समाज में आज भी आरएसएस में आतंकवादी है। अरे कैसे कह सकते हैं आतंकवादी हैं? आप इसी तरह निराधार आरोप लगाएंगे क्या नेशनल टेलीविजन पर? नागपुर में दंगा हुआ, इसकी अरे आप निराधार आरोप मत लगाइए, निराधार आरोप मत लगाइए। मैं आपको बार बार कह रहा हूं शिवानंद जी, आप मुख्य मुद्दे पर आइए। कश्मीर पीओके का मुद्दा आप लोग लेकर गए, पीओके आपने दिया पाकिस्तान को,
1965 में आपने नहीं लिया, 1971 में आपने नहीं लिया, अब यहां पर आकर अरे भाई वर्तमान की बात करो आशीष जी वर्तमान की बात करो। अरे वर्तमान की बात तो मैं कर रहा हूं, लेकिन अगर आपके पास कोई सबूत नहीं है, न्यायालय में अगर कोई दोषी साबित नहीं हुआ है, तब उसको दोषी नहीं करार दे सकते। नहीं, आप दोषी करार नहीं दे सकते। नहीं, डोनाल्ड ट्रंप ने फोन करने के बाद अरे कौन डोनाल्ड ट्रंप? पापा ने मैं बच्चों को अपने फोन किया, प्रधानमंत्री की बात मानूंगा कि मैं अमेरिका में बैठे एक व्यक्ति की बात मानूंगा? उससे मेरा क्या लेना, वो कुछ भी बोले। आशीष जी आदरणीय देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बोलना चाहिए कि डोनाल्ड ट्रंप झूठ बोल रहा है। अरे तो उन्होंने संसद के पटल पे बोला कि नहीं बोला? मानसून सत्र में उन्होंने बोला कि नहीं बोला? सर हिंदुस्तान सर्वोपरि है और उन्होंने हिंदुस्तान के संसद साथ के पटल से शिवानंद जी बोला या नहीं बोला, आप ये बताइए ना। हमने देखिए सर, आज भी बोल रहा हूँ, नरेंद्र मोदी सर ने आज भी डोनाल्ड ट्रंप ने झूठ बोल रहे नहीं बोला है। नहीं, शिवानंद जी संसद के पटल से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या कहा? अगर आपने नहीं सुना तो मैं बाइट प्ले करवा दूंगा। अगर आपने नहीं सुना संसद से प्रधानमंत्री ने क्या कहा तो मैं वो बाइट प्ले करा दूंगा आपके लिए। सर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बोलना चाहिए डोनाल्ड ट्रंप झूठ बोल रहे हैं। अरे आपके हिसाब से थोड़ी ना फॉरेन पॉलिसी भी कुछ होती है। इंडिया सर सुनिए, हमारा नेता एलओपी राहुल गांधी जी, मल्लिकार्जुन खड़गे जी, इंडिया गठबंधन अखिलेश यादव जी, तेजस्वी, ममता, स्टालिन पूरी तरह से इंडिया गठबंधन नरेंद्र मोदी सर के साथ। अरे इंडिया गठबंधन पहले साथ है भी नहीं है, ये पहले तय कर लीजिए। ये पहले तय कर लीजिए कि इंडिया गठबंधन में आप लोग साथ हैं या नहीं है, या वो एक चुनावी गुब्बारा था जो लोकसभा में फुला और उसके बाद उसकी हवा निकल गई। आशीष जी, मनोज सिन्हा जी ने बोला चूक हुआ है, क्या कार्रवाई किया नरेंद्र मोदी सर ने? अमित शाह जी के रिजाइन लिया, कोई बात नहीं कहेंगे, क्यों नहीं लिया? आप केवल टॉपिक को डाइवर्ट करेंगे, आप केवल टॉपिक को डाइवर्ट करेंगे, उससे ज्यादा आप कुछ नहीं करेंगे। सोफिया कुरैशी जैसे, फातिमा शेख और सावित्रीबाई फुले जैसे रात को जाके उन लोगों ने जाके पाकिस्तान पे अटैक किया। मेरे को सार्थ अभिमान है, मैं सैल्यूट हूं दोनों मेरे बहनों को। लेकिन नरेंद्र मोदी जी और 40 पार्टी, अलीबाबा 40 चोर पार्टी लेके चल रहे। डोनाल्ड ट्रंप पापा ने फोन किया, आपके पास कितनी पार्टी है? आपके पास कितनी पार्टी है? आशीष जी मेरे को बोलने दीजिए सर। नहीं, मैं आपको बोलने दे रहा हूं, लेकिन आप तथ्यों पर तो बात करेंगे ना शिवानंद भाई। आप बिना तथ्यों के बात करें, आप कुछ भी बोल रहे हैं, मतलब तुष्टीकरण की राजनीति की पराकाष्ठा आप पार कर रहे हैं। इतना भी मत करिए। 2019 में पाकिस्तान के प्रेसिडेंट को हमने नहीं बोला, नरेंद्र मोदी सर ने लेके आया। बिरयानी खाने के लिए 10 लाख का सूट डाल के पाकिस्तान हमने नहीं भेजा, बिन बुलाए जाके पाकिस्तान जाके बिरयानी खाया। आपने पीओके उनके हवाले कर दिया। आपने क्या किया? में देखिए, नेपाल देखिए, इधर नेपाल में क्या हुआ, गोदी मीडिया को पीट पीट के मारा गया। ये पूरा जिम्मेदारी आदरणीय देश के पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, अमित शाह जी, ये जिम्मेदारी है। अच्छा, नेपाल की इस समय जो अंतरिम शासक हैं वो किसकी फ्रेंडली हैं, ये बताइए? किस मुल्क की फ्रेंडली हैं? वो भारत की हैं सर। उससे भी रिश्ता खराब कर दिया नरेंद्र मोदी सर ने, तुर्की से खराब किया। आपने तो एकदम क्या बोल रहे हैं, को बना के रखा था। सर देखिए, अमेरिका से इतने सालों से है, आज देखिए टेरिफ देखिए 50% कर दिया सर। ये सब हमको भुगतना पड़ रहे हैं। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का क्या कुछ जाता नहीं है। गोर गरीब दलित पिछड़ों के ऊपर अन्याय हो रहे, बड़े बड़े कहाँ अन्याय हो गया? अत्याचार हो रहे हैं। कहाँ अन्याय हुआ है? कहाँ अन्याय हुआ है? कौन से दलित पिछड़े पर अन्याय हुआ है? आशीष जी आज देखिए, रायबरेली में राहुल गांधी जी के नाम लेने के बाद वो दलित कार्य को पीट पीट के मारा गया। आप कहाँ का ईंट कहाँ का रोड़ा, भानुमती ने कुनबा जोड़ा टाइप आप बात करते हैं। मूल बात पर आप बात नहीं करेंगे। बीजेपी आरएसएस सर सुनिए, टिकुराम जुली एलओपी राजस्थान की श्री राम प्रभु के दर्शन को जाने के बाद बीजेपी आरएसएस गंगा जल से धुआ। अरे सुनिए शिवानंद जी, भगवान श्री राम की बात तो आप लोग करिए ही मत। जो भगवान श्री राम का अस्तित्व नहीं मानता, वो भगवान श्री राम की बात क्या करेगी वो पार्टी? अरे सर क्या बोल रहे हैं? आपने क्या हलफनामा दाखिल किया था सुप्रीम कोर्ट में कि राम सेतु एक काल्पनिक है? आपने यह हलफनामा दाखिल किया था कि नहीं किया था सुप्रीम कोर्ट में? आशीष जी, राम सेतु को लेकर आपने हलफनामा दाखिल क्या किया था यूपीए 2 ने? गाय काटने वाले से चंदा लेने वाले डॉक्टर शिवानंद धुलियालकर जी, कहिए तो वो हलफनामे की कॉपी भी है मेरे पास, मैं पढ़ के बता दूंगा
कि आप लोगों ने सर, क्या कहा था सर, राम सेतु को लेकर। सर हमारे पास सब कुछ है। हमारे पास डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर अरे संविधान मेरे पास भी है सर, रिस्पेक्ट करते मैंने तो हैं। संविधान पढ़ा है। आपने तो पता नहीं आपको याद है कि नहीं, मुझे तो पूरी मुंह याद है। सर संविधान में मैं जो लिखा संविधान है लेके राम नहीं के नाम घूमता, पे, संविधान मेरे दिल में स्वर्गीय बसा राजीव हुआ है, गांधी मेरे ने, डीएनए में है। सर स्वर्गीय राजीव गांधी जी ने राम प्रभु जी का ताला तोड़ा था क्या नहीं तोड़ा था, ये बताइए भाई सर। इससे किसी को बताइए इनकार नहीं, चाहिए। लेकिन वही पार्टी ये कहती है तुष्टीकरण नहीं की नहीं राजनीति के लिए सर कि भगवान श्री राम का कोई सर अस्तित्व नहीं, राम सेतु आशीष का कोई सर, अस्तित्व नहीं, आशीष सर, तुष्टीकरण की नहीं नहीं पराकाष्ठा नहीं है ये। नहीं नहीं सर सुनिए, राम प्रभु हमारा है और रहेगा। अरे कहने और से नहीं हो हमेशा जाता, रिस्पेक्ट कहने करते से हैं। नहीं हो जाता। नहीं, राम हमारे दिल में है। राम के नाम पे चंदा लेते हो, गाय काटने वाले से चंदा लेते हो, अरे हिंदू छोड़िए, मुस्लिम करना, मस्जिद के नीचे तमिलनाडु से शिवलिंग वो ढूंढना, वो खबरें भी किसने सामने बोला आई है? जहां पर पुतला दहन हो रहा था। बहरहाल संत प्रकाश जाटव जी से भी एक कमेंट ले लेता हूं, दो और मेहमान है, फिर शिवानंद जी आपके पास आऊंगा, संदीप भाई भी हैं। संत प्रकाश जाटव जी, पीओके पर एक सवाल एक जवाब आपका, जो मोहन भागवत जी ने कहा। देखिए, जिस तरीके से मोहन भागवत जी ने अपने भाषण में अ, अखंड भारत का पक्ष रखा, हम्म और अखंड भारत वो है जो राजनीतिक दुर्भावनाओं के कारण से पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान और तमाम छोटे छोटे राष्ट्रों में बट गया। हम्म इनफैक्ट क्या कि वहां पर आज भी सांस्कृतिक विचारधारा तो यही की है, वहाँ के लोग, यहाँ की जो भारतीय जो सांस्कृतिक विचारधारा है उसको पुष्ट रखे हुए हैं, जीवट बनाए हुए हैं। और उनमें से जो पीओके जो है, वो जिस तरीके से कांग्रेस की मतलब गलती के कारण, नेहरू जी की गलती के कारण से भारत का हिस्सा होते हुए जो है वो पाकिस्तान के हाथ में चला गया। इनफैक्ट वो तो भारत का हिस्सा है, आज भी हमारी विधानसभाएं हैं वहां पर। हम्म मगर दुर्भाग्य से वो जो हिस्सा है वो पाकिस्तान के कब्जे में है, और अवैध रूप से हम्म उस पर उन्होंने सीधे तौर पे कहा कि हमारा जो एक कमरा है वो दुश्मनों के हाथ में है। हम्म मगर सही मायने में उनका जो पक्ष है वो अखंड भारत को लेकर के है। हम्म क्योंकि अखंड भारत जो है, भारत के नागरिकों ने पाकिस्तान बने या बांग्लादेश बने, भारत बटे, ऐसी कभी कल्पना भी नहीं की थी। मगर उस वक्त के जो राजनीतिक लोलुपता के कारण से ये देश बटा। हम्म मगर जो बटने के बावजूद हम्म जो हमारी जो सांस्कृतिक विचार हैं उसको कोई नहीं बांट पाया। हम आज भी उस सांस्कृतिक विचार और भावना के साथ में जुड़े हुए हैं। हम्म वहाँ के जो बलूच हैं, सिंधी हैं, वो सब लोग जो है, मुल्तान हैं, वो सब हमारे विचारधारा के हैं, और वो आपस में एक साथ जो है एक एहतराम भी है। और पीओके के लेकर के तो स्पष्ट था। अब अभी हमारे जो कांग्रेस के साथी जो हैं वो विषय को कहीं ना कहीं इधर उधर जोड़ने का प्रयास कर रहे, क्योंकि उनकी नाकामयाबी के कारण से ये सब पीओके वाली स्थिति हम लोगों को झेलनी पड़ रही है। और आपने सही कहा कि आपके पास 1965 में और 1971 में जब 93,000 सैनिक पाकिस्तान के बंधक बने हुए थे, पीओके लेने का पूरा मौका था, मगर आपने उस वक्त में नहीं लिया। बल्कि पीओके के साथ साथ जो हमारे 56 जो सैनिक वहां पर पाकिस्तान ने अरेस्ट किए हुए थे, इन्होंने वो भी वापस नहीं लिया। और मैं समझता हूँ कि अमेरिका के दबाव के कारण, जिसके अब साक्ष्य भी हमें मिल रहे हैं, तो उसके कारण से इन्होंने वो 93,000 जो सैनिक थे पाकिस्तान के, उन्हें छोड़ दिया। अपने सैनिकों को नहीं छुड़ाया और ना ही पीओके को वापस लिया। आज ये कांग्रेसी किस मुंह से बोल रहे हैं कि ऑपरेशन सिंदूर, जो आतंकवादियों को और आतंकवादी ठिकानों को खत्म करने के लिए मोदी जी ने शुरू कराया था, हमारी सेना ने उसको अंजाम दिया। हमने पीओके के बारे में नहीं कुछ कहा था। हमने जो आतंकवादियों को खत्म करने के लिए वो ऑपरेशन सिंदूर किया था। और आज कांग्रेस जो है उस ऑपरेशन सिंदूर की आड़ में पीओके को लेकर के जो है ना चर्चा कर रही है। अरे पीओके तो आपने उस वक्त में दिया, आप उस वक्त में ले सकते थे, मगर आज आप कौन से मुंह से बोल रहे हैं? और उसके बाद आप ये देखें, 1993 में बम ब्लास्ट हुए, 2005 में बम ब्लास्ट हुए, 2006, 2007, 2008, 19/11, 26/11, ये इतने हमले हुए जिसमें तमाम लोग
दंगे में उसमें बॉम्ब ब्लास्ट में मारे गए, एक कंकड़ नहीं फेंका आपने पाकिस्तान के ऊपर। आप जो है आज ऑपरेशन सिंदूर के ऊपर छीटा कशी कर रहे हैं, उसमें आप तमाम तरीके की बेबुनियाद बातें उठा करके रख रहे हैं। आप जिस वक्त में भारत में आतंकवादी घटनाएं हो रही थी और यहाँ बॉम्ब ब्लास्ट हो रहे थे, 1984 में आपने हजारों सिखों की हत्याएं की, 1993 में सीरियम बॉम्ब ब्लास्ट में 257 लोग मारे गए, 2005 में दिल्ली बम ब्लास्ट में 62 लोग मारे गए, 2006 में वाराणसी में 28 लोग मारे गए बम ब्लास्ट में, 2006 में मुंबई लोकल ट्रेन में हमला हुआ, उसमें 209 लोग मारे गए, 2007 में समझौता एक्सप्रेस में बम ब्लास्ट हुआ, उसमें 68 लोग मारे गए, अजमेर शरीफ में 16 लोग मारे गए, 2008 में जयपुर में बम ब्लास्ट हुआ, उसमें 163 लोग मारे गए, 2008 में अहमदाबाद में हमला हुआ, बम ब्लास्ट हुआ, 56 लोग मारे गए, 2008 दिल्ली में सीरियल बम ब्लास्ट हुए, ग्रेटर कैलाश, तुलसीनगर, दिवाली के मौके पर, उसमें 30 लोग मारे गए, 26/11 में 166 लोग मुंबई में, 3 दिन तक जो है आतंकवादी अपना तांडव करते रहे, उसमें 166 भारतीय मारे गए और 28 विदेशी मारे गए। ये सारी डाटा है, लेकिन संत प्रकाश जी एक सवाल जो है जिसका मेरी बात सुन लीजिए, एक सवाल का जवाब दुनिया जानना चाहती है, देश भी जानना चाहता है, पीओके को लेकर स्टैंड क्या है भारतीय जनता पार्टी का? देखिए, पीओके जो है भारत का अभिन्न अंग है, दुर्भाग्य से इस वक्त दुश्मन के हाथ में है। आने वाले समय में एक हम देखेंगे कि वो हमारे साथ में पुनः वापस मिला होगा, और उसके लिए तमाम तरीके के जो प्रयास किए जा सकते हैं राजनीतिक आधार पर, वो किए जा रहे हैं। ठीक है, एक कमेंट संदीप मिश्रा जी से मैं ले लेता हूं। संदीप जी, पीओके पर लेकर मोहन भागवत जी ने जो कुछ कहा, हालांकि शिवानंद जी तो टॉपिक को दूसरी तरफ लेकर जा रहे थे, लेकिन उनके कहने का आशय क्या है और अखंड भारत का मतलब क्या है? अखंड भारत में तो अफगानिस्तान भी आ जाएगा। संघ प्रमुख जी ने प्रयोग किया है अविभाजित भारत। तो अविभाजित भारत में मैं आपका जो सवाल है उसका जवाब देने से पहले हमारे जो कांग्रेस के प्रवक्ता बैठे हैं उनसे मैं स्पष्ट जानना चाह रहा हूं कि कांग्रेस का स्टैंड क्या है। क्या वह चाहती है कि अखंड भारत, जम्मू कश्मीर का जो पीओके है वह भारत में वापस मिले? इस पर स्टैंड क्लियर करे, क्योंकि जब सदन के अंदर चर्चा हो रही थी माननीय अमित शाह जी ने यही सवाल कांग्रेस के नेता प्रतिपक्ष से पूछा था कि आप सवाल उठाते हैं, आप ये बताइए क्या यूएन का मैटर है पीओके? तो वहां पर उन्होंने कोई टिप्पणी नहीं की, और माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने स्पष्ट कहा था भारत का स्टैंड कि पीओके के लिए हम जान लगा देंगे। तो बिल्कुल स्पष्ट है भारत का स्टैंड कि पीओके भारत का है, या किसी संघ के कहने की आवश्यकता नहीं है। यह सरकार का ऑफिशियल स्टैंड है और वह सदन के अंदर है। जब सरकार का स्टैंड सदन के अंदर स्पष्ट है तो इस पर तो किसी को शक शुबा होना ही नहीं चाहिए। और मोहन भागवत जी ने माननीय गृह मंत्री के शब्द को ही दोहराया है, उसमें कोई दो राय नहीं होनी चाहिए। आज अगर हम पीओके की बात कर रहे हैं तो कल को तो हम पाकिस्तान की भी बात कर सकते हैं, क्योंकि सांस्कृतिक तौर पर पाकिस्तान एक तरह से कहें मुसलमानों का मुल्क नहीं है, वह पंजाबियों का है, सिंधियों का है, बलूचों का है, जिनकी संस्कृति पर जबरिया इस्लामिक कल्चर थोपी गई एक इस्लामिक राष्ट्र के द्वारा, जिसके पिता माननीय कांग्रेस पार्टी के जो हमारे प्रवक्ता बैठे उन्हीं के माननीय नेता थे। कांग्रेस को पैदा करने वाले चाचा जी और पिताजी जो थे इन्हीं की पार्टी के नेता थे। दुर्भाग्य से उनको कुछ लोग यहां उनको पिताजी का दर्जा देने लगते हैं। तो बिल्कुल स्पष्ट है कि भारत का बंटवारा करने वाले जो लोग बैठे हैं आज यहां डिबेट में, उन लोगों को यह बात तो बिल्कुल पसंद नहीं आएगी कि कहीं से भी भारत को एकत्र किया जाए, भारत का सांस्कृतिक पुनर्जागरण हो, भारत के लोग फिर से एक साथ संगठित हों। तो यह बातें उन्हें तो दिक्कत करेंगी। और आपने जो चुभते हुए सवाल पूछे हैं, कांग्रेस के लिए बड़ी मतलब कहते हैं ना कि रियलाइज नहीं करना। आज से 10 साल पहले अगर किसी भी कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता से या अध्यक्ष से या नेता से सवाल पूछा जाता क्या 370 हट सकता है, तो नहीं जी ये तो हो ही नहीं सकता, तो पत्थर की लकीर है। फिर आप पूछते क्या जो है राम मंदिर बन सकता है, नहीं जी ये तो
प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट द्वारा प्रोटेक्टेड है, इस पे मामला नहीं लागू होगा। फिर आप इनसे पूछते हैं कि क्या 3 तलाक जा सकता है? नहीं जी, हर कानून पे ये अभी भी सो रहे हैं। एक दिन यह चीज रियलाइज होगी, जो बात संघ प्रमुख जी ने कही है और जो माननीय गृह मंत्री ने कही है। एक रात हमें पता चलेगा कि हमारा पीओके हमारे पास वापस आया। यह मैं केवल कोरी बात नहीं कर रहा हूं। क्यों? क्योंकि जब सेना कोई बात करती है, डिप्लोमेट कोई बात करते हैं, तो वह पर्दे के पीछे होती है। टीवी स्टूडियो में बैठ करके डिबेट उस पर नहीं होते हैं और ना ही उसके लिए कोई प्रेस रिलीज जारी की जाती है। आपने 71 के भी युद्ध में देखा कि बहुत सारी चीजें बहुत सारे देशों के साथ हो रही थी, जिनका जो है अखबार और मीडिया में नहीं आया, और फिर हमने देखा एक नए राष्ट्र का जन्म जो है हम लोगों के सामने हुआ। नहीं, संदीप मिश्रा जी, उसमें भी देख लीजिए कि जब 1937 में मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड बनाया गया, तो उसमें इन्होंने जो फायदेमंद चीजें थी वो तो रख ली, और अगर आप शरिया की बात करते हैं तो शरिया के हिसाब से जो आपराधिक सजा होती है उसको क्यों नहीं रखा? ये बहुत सारे सवाल हैं जो उस समय उठने भी चाहिए थे, जिनके जवाब भी मिलने चाहिए थे। उस पर शिवानंद जी आप बोल नहीं पाएंगे, आप ग्रिल हो जाएंगे, मैं आपको बता रहा हूं। अगर आप उस पर बोलना चाहते हैं प्लीज बोलिए जी। इतने इनका बात सुनने के लिए हम नहीं बैठे, नंबर 1। अरे वो भी तो आपकी बात सुन रहे थे जब आप 12 मिनट से कुछ भी बोले जा रहे थे। आशीष जी, हाँ आशीष जी, मेरे को 30 सेकंड दीजिए। मैं आपको पूरा 30 सेकंड दूंगा, मैं आपको 1 मिनट देता हूं, आप बोलिए प्लीज, मैं आपको नहीं टोकूंगा। आशीष सर, देखिए, आरएसएस अंग्रेजों के एजेंट गिरी करते थे, चाटुगिरी काम करते थे, देश के विरोध काम किया है। मापी वीर सावरकर। अच्छा, देश के कौन सा विरोध में काम किया? आप ऐसी बात कह देंगे तो मैं आ जाऊंगा। पहला आतंकवादी। आप पूरे आजादी का मूवमेंट की पूरा जो एक होता है कि आप सारी कोई आजादी में कभी भी आरएसएस आजादी में नहीं थे। मैं जनके के साथ जो भी नहीं, आप ये बताइए कि 1934 में आरएसएस को किसने ये कहा था कि आप कांग्रेस की किसी पार्टी में या किसी भी सम्मेलन में नहीं आएंगे? 1934 में ये बात किसने कही थी आरएसएस को लेकर? देखिए आशीष सर, मुस्लिम लीग को लेके इन लोगों ने कलकत्ता में क्या किया? इनका ही श्यामा प्रसाद मुखर्जी को जवाहरलाल नेहरू जी ने जम्मू कश्मीर का मंत्री बनाया। क्यों बनाया? सर, कांग्रेस गवर्नमेंट होते हुए भी बीजेपी आरएसएस बढ़ गया। हम ऐसे कभी भी काम नहीं किया है। दूसरी बात देखिए, इतने बड़े बैठ के लेक्चर बता रहे थे। उड़ी का अटैक देखिए, पुलवामा का देखिए, अभी 26 माता भगिनी को सिंदूर उजाड़ा गया। उसके बाद हमारी तरफ से रिटेलिएशन भी तो देखिए ना सर। आप केवल अपनी बात कह रहे हैं, आप रिटेलिएशन की बात ही नहीं कह रहे हैं जो भारत की हुकूमत की तरफ से हुआ। आशीष सर, पठानकोट पे अटैक हुआ, कौन सा अच्छा काम किया 11 साल में? कौन सा? मैं बीजेपी प्रवक्ता नेता को पूछना चाहता हूं, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी युवा युवती के बारे में, देश के बारे में 10 काम बताइए, पूछिए। ये पीयूके की बात कर रहे हैं। सादा इन लोगों ने बीजेपी और बीजेपी का जो एजेंट बैठा है, मैं उनको पूछना चाहता हूं, सुब्रमण्यम स्वामी का मुंह नहीं बंद कर रहे। इतना मेरी बहन कंगना रनौत की बदनामी हो रहे, महिलाओं के अपमान हो रहे। अरे सुब्रमण्यम स्वामी की तो बात ही मत करिए, फिर आप फंस जाएंगे। उन्होंने तो कांग्रेस के शीर्ष नेताओं पर क्या कुछ कहा है, वो बयान में बोल भी नहीं सकता हूं यार। अरे सुब्रमण्यम स्वामी जी, मैं सही बता रहा हूं, मैं वो बयान अपने शब्दों पे नहीं लाना चाहता। नहीं तो उन्होंने कांग्रेस के शीर्ष नेताओं के बारे में क्या कुछ कहा है, कहिए तो मैं एक एक बयान उनके बोलना शुरू कर दूं। आशीष जी, इंडिया गठबंधन सरकार, हमारा नेता एलओपी राहुल गांधी जी पंतप्रधान बनने के बाद पहला ऑर्डर होगा आरएसएस पे बैन लेके अरे इससे पहले भी 3 बार लगाया ना आपने 3 बार बैन लगाया ना, क्या हुआ? बड़े बिल्डिंग बनाया, हर बार कोर्ट से बाइज्जत आरएसएस को बरी किया गया। बताइए, हर बार कोर्ट से आरएसएस बाइज्जत बरी हुआ है। आरएसएस बीजेपी का नेता। मैं कह रहा हूं कि हर बार बाइज्जत बरी हुआ है। यही अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री जाने के बाद उधर योगी आदित्यनाथ बनने गंगा जल से धोखे लेते हो पंतप्रधान का। यही इनका मनुवादी है। अरे यही सनातनी वो मनुवादी से मेरा यही दुख हो रहा है। मंदिर की साफ सफाई का जो समय था उससे पहले गए थे, बहुत सारी चीजें हैं डॉक्टर शिवानंद जी, उसको आप राजनीतिक टूल किट की तरह इस्तेमाल मत करिए, लोगों को गुमराह मत करिए, लोगों को गुमराह मत करिए।
मालेगांव में निष्पाप लोगों को सर मारे गए, उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? इसका जांच तो होगा, 100% होगा। अब कौन सी इसमें जांच होगा। बैठाएंगे आप लोग? जांच तो आप ही के टेन्योर में हुई थी ना? हाँ, इसमें जांच होगा सर। जांच तो आप ही लोग के सर, टेन्योर इसमें में हुई जांच थी ना? होगा। सर दोबारा होगा। अब दोबारा भी करेंगे, मतलब आपको दोबारा अपनी पूर्व सुप्रीम कोर्ट से सरकार ऑर्डर पर ही लेके भरोसा नहीं है? हिंदू आतंकवादी कर्नल पुरोहित, ये देखिए, ये मैं आपको बार बार कहूंगा, इस तरह के शब्दों का आप इस्तेमाल मत करिए। आतंकवादी सर है, ये बिल्कुल मत करिए। नहीं, ये आपके निजी शब्द हैं और इससे पहला इंडिया डेली हिंदू का कोई लेना आतंकवादी देना नथुराम नहीं। गोडसे। लेकिन मैं बार बार आपको कह रहा आशीष हूं जी, कि सनातनी आशीष जी, कभी आशीष जी, आतंकवादी हो ही नहीं बीजेपी सकता। सर आशीष जी बीजेपी का नेता और जो बीजेपी का एजेंट बैठे, इनको अच्छा, ये पूछिए, तुष्टीकरण नथुराम की गोडसे नीति मुर्दाबाद अपनाकर बोलने कहां के लिए जाएंगे? बोलिए। नथुराम अरे आप गोडसे 2050 मुर्दाबाद तक बोलने भी के लिए सत्ता में बोलिए। नहीं आ पाएंगे। नथुराम गोडसे को नहीं सर नथुराम गोडसे को मुर्दाबाद बोलने बोलिए, दोनों को भी। चलो बोलो, बोलिए। अच्छा, ये टॉपिक है, नथुराम गोडसे मुर्दाबाद, हाँ बोलिए उनको सर। ये RSS टॉपिक का है, कार्यकर्ता है सर। सुनिए, ये टॉपिक है। मैं महाराष्ट्र पुणे से आता हूँ। हमारा नेता LLP राहुल गांधी के अगेंस्ट सावरकर के जो पंतु है, उन्होंने पुणे के एक न्यायालय में केस दाखिल किया। ये कौन है सावरकर, आपको पता है? मुझे सब पता है। भाई की बेटी की पोता है ये। अरे सब मुझे पता है नथुराम कौन गोडसे क्या की है। भाई गोपाल गोडसे की अरे तो फिर भाई के पोती का पोता, फिर फिरोज खानी की बात करने लगेंगे लोग। अरे बहुत कुछ निकल आएगा। नहीं, माफीवीर सावरकर, आप उनको एज दे देंगे, वो बहुत कुछ निकाल लाएंगे। हमारा नेता बीजेपी LLP वाले राहुल गांधी जी के आप लोग डराना, धमकाना, ये जातिवाद करना, हिंदू मुस्लिम करना, गोर गरीब दलित पिछड़ों, जाति जनगणना नहीं करने देना, कौन सा अच्छा काम किया बताइए सर? नहीं, कौन नहीं। सा महिला RSS में है? आज भी तिरंगा 50 साल हो गया, तिरंगा नहीं लगाया। क्या बात कर रहे हैं कहाँ सर? नहीं लगाया? आज नागपुर कहाँ में नहीं देखिए, लगाया? ऊपर नरेंद्र, नीचे देवेंद्र। अरे और कहाँ चोर, नहीं गद्दी लगाया? चोर, और चोर गद्दी चोर। RSS कार्यालय के ऊपर कहाँ तिरंगा है सर, अरे बताइए। तिरंगा फहराया जाता है अरे, RSS कार्यालय में। अब कहाँ अरे की सर बात छोड़ते हैं सुनिए आप? सर, आशीष जी ऊपर नरेंद्र और इधर देवेंद्र, दोनों मिलके होड़ चोर गद्दी चोर, होड़ चोर गद्दी चोर, ये होड़ चोर अरे गद्दी आज चोर तो बन चुनाव की के तारीखों का भी ऐलान हो जाएगा शिवानंद वहां भाई। पे गद्दी पे बैठे, एक ही सेकंड में देश की कुर्सी पे बैठने की लायक नहीं है सर। होड़ चोर गद्दी चोर युवा युवती को क्या ये मैसेज देश की दिया? जनता तय ये गलत करेगी ना है। शिवानंद जी, ये इलेक्शन टीवी चुनाव आयोग डिबेट को में तो हाथ में तय नहीं लेके होगा। अभी हाइड्रोजन, ये तय तो नहीं होगा, आशीष जी, हम और आप बैठ के तय तो नहीं आशीष करेंगे जी, कि देश की जनता किसे आशीष जी, चुनेगी। हाइड्रोजन बम सर, हाइड्रोजन बम फूटने जा रहे अरे हैं, वो थोड़ा हाइड्रोजन रुकिए। बम था कि अरे वो देखिए, सूतली बम था? नरेंद्र मोदी और अमित शाह को भागने के लिए जगह नहीं अच्छा, मिलेगा। ठीक है। अगर संत इतना प्रकाश दम जाटव जी है, के पास में मोहन आना भागवत चाहूंगा। क्यों नहीं? संत प्रकाश जाटव जी, मोहन भागवत जी के कहने के मायने बहुत बड़े हैं। अब सवाल यह उठता है कि जो कुछ उन्होंने कहा, उस कहने के रोडमैप क्या कोई तैयार किया गया है और उस पर आगे बढ़ने की क्या योजना है? क्योंकि शिवानंद जी तो टॉपिक को डाइवर्ट करते ही रहेंगे। देखिए, जिस तरीके से सरसंचालक मोहन भागवत जी ने ये बात कही है, आप ये मान करके चलें कि पाकिस्तान जब से भारत से विभाजित हुआ है, उसके जो तमाम सूबे जो हैं वो अवचेतन हैं और वो कहीं ना कहीं ये देख रहे हैं कि हम कहाँ और गलत जगह फंस के। बलूच जो हैं वो उससे अलग होने के तमाम हर तरीके से प्रयास कर रहे हैं और आज वो इस पोजीशन में हैं कि वो सेपरेट होने के लिए किसी भी सूरत में तुरंत तैयार है। POK जो है वो हमारा उसके ऊपर जो है हमारा ही अंग है, एक कमरा है, ये जिस तरीके से बात कही है। और पहले की जो सरकारों का जो ढुलमुल रवैया रहा, इस कारण से POK पुष्ट होता रहा। अदरवाइज पहले ही अगर हमारी जो वर्तमान सरकार मोदी जी के नेतृत्व में चल रही है, ऐसी पोजीशन होती तो ये जाता ही नहीं। और साफ स्पष्ट रूप से आप देख रहे हैं कि कांग्रेस के जो प्रवक्ता हैं वो जिस तरीके से अपनी कारगुजारियां, अपनी पार्टी की कारगुजारियों से बचने के लिए इधर उधर की बातें कर रहे हैं, इन्होंने एक भी सफल प्रयास नहीं किया। मैं समझता हूं कि इन्होंने कभी मांग भी नहीं रखी है। खुद जाकर के UN में जो 2 साल पहले गठित हुआ था भारत के आजादी के, और उसमें ले जाकर के मामला रख दिया
आज वो फंसा हुआ है मामला। मगर मैं ये मान करके चलता हूँ कि जो हमारी जो सांस्कृतिक वैचारिकता है इन सभी मुल्कों के साथ में, जैसे अभी आपने अफगानिस्तान के संदर्भ में भी कही, तो कहीं ना कहीं बेशक से हम एक भारत न बन पाए, मगर सांस्कृतिक भारत जो है वो आपस में हम लोगों को एकजुट करके रखेगा, क्योंकि हमारे और उनके जो सारे क्रियाकलाप हैं वो एक हैं। और वो एक क्रियाकलाप होने के कारण से बेशक से अफगानिस्तान रहे और बांग्लादेश रहे, श्रीलंका रहे, नेपाल रहे, ये बेशक से अलग मुल्क रहे, मगर सांस्कृतिक विचार से ये अखंड भारत के रूप में रहेंगे। और उसके लिए जो मोहन भागवत जी ने जो बात कही है, ये एक बहुत दूरगामी सोच है जिसको क्रियान्वित कर रहे हैं आज हमारी सरकार मोदी जी के नेतृत्व में। और मैं समझता हूँ कि बहुत जल्द ही पीओके जो है वो हमारा वापस भारत में विलय होगा। क्योंकि विलय क्या होगा, वापस जो है हम उसे अपने जिसने कब्जा कर रखा उसे छुड़ा करके आजाद कर पाएंगे और वो फिर पुनः भारत का हिस्सा रहेगा। और एक उसके ऊपर मैं समझता हूँ कि एक अच्छी स्ट्रेटजी चल रही होगी जिसको पूरा होते हुए हम जल्दी देखेंगे। संदीप जी, क्या माना जाए जिस तरीके से अभी जाटव जी कह रहे हैं कि ये केंद्र सरकार की भविष्य की राजनीति का या भविष्य की कूटनीति के एक एजेंडे के तौर पर इसे देखा जा सकता है, जो कुछ मोहन भागवत जी ने कहा? इसे आप माननीय गृह मंत्री जी के स्टैंड को देखिए ना, उन्होंने बिल्कुल स्पष्ट कहा था कि भाई पीओके भारत का हिस्सा है और हम इसके लिए जान लगा देंगे। तो एजेंडा तो बिल्कुल स्पष्ट है कि भाई पीओके को हम छोड़ने वाले नहीं हैं। पीओके पर अब हमें अपनी अगली लड़ाई लड़नी है। अब वह लड़ाई कैसे लड़ी जाएगी उस पे हमें देखना है। एक बात मैं आशीष जी थोड़ा सा समय चाहूंगा, यहाँ पे कांग्रेस के प्रवक्ता हमारे बैठे हुए हैं, उन्होंने अभी आपत्तिजनक शब्द कहा, अगर उसको रिट्रेट करते हैं तो ठीक है, अन्यथा मैं पूछना चाहता हूं, अभी उन्होंने कहा कर्नल पुरोहित के लिए हिंदू आतंकवादी, तो क्या वह अपने शब्द पर कायम है कि उन्होंने जो है ऐसा कुछ नहीं कहा? या स्पष्ट करके जाएं यहां डिबेट में। कर्नल पुरोहित सम्मानित सेना के अधिकारी आज की तारीख में है, सेवा में है, उनके लिए इस तरह के आपत्तिजनक शब्दों का प्रयोग उन्होंने किया है, तो स्पष्ट करें कि क्या वह कांग्रेस के अधिकृत प्रवक्ता हैं और उसकी हैसियत में उन्होंने यह बात बोली है। नहीं, एक्चुअली अभी उनका फ्रेम चला गया है। संदीप जी, आप अपनी बात पूरी कर लीजिए, उनका फ्रेम नहीं आ रहा है अभी। तो देखिए, इस बात तो बिल्कुल स्पष्ट है कि भारत सांस्कृतिक रूप से, चाहे हम सार्क कंट्री सभी को ले लें, तो वो तो एक बॉर्डर्स बस है, नहीं तो कल्चर हमारी एक है और भाषाएं भी हमारी एक हैं। कहें कि श्रीलंका कहें तो तमिलनाडु से जुड़ जाता है, नेपाल कहें तो तराई से जुड़ जाता है उत्तर प्रदेश के, और फिर पाकिस्तान की भाषाएं तो हमारे यहाँ बोली ही जाती हैं, कश्मीर और बाकी जगहों पे पंजाबी, सिंधी, सारी भाषाएं भारत में हैं, और कुछ कल्चर भी हमारी एक है। और सबसे बड़ी बात जो पाकिस्तान के साथ हुई यहाँ पर, पाकिस्तान में लोगों ने अपना धर्म परिवर्तन दबाव में किया, अपनी जान बचाने के लिए किया है ज्यादातर लोगों ने। नहीं तो 22% हिंदू आबादी जब कभी किसी देश में थी, वहां 3% के लिए बची है। 1.67 है सर, 1.67 1.67 पर अगर आ गई है, तो या तो ये लोग मार दिए गए, या तो इन्होंने दबाव में, जैसे पहले कभी मुगलों ने हमारे सनातनियों पे अत्याचार किया था और लोग कन्वर्ट हुए थे, उसी तरह वहां पे लोग कन्वर्ट हुए हैं। तो क्योंकि कल को अभी ये जख्म हरा है, 70 साल कोई बहुत बड़ा इतिहास किसी देश के इतिहास में बड़ा नहीं होता है, तो कल को जब हमारी सेना या हमारी सरकार अगर कुछ कदम उठाएगी, तो निश्चित ही वह समय आ सकता है कि लोग घर वापसी के लिए भी जो है वहां पर कहें कि भाई हमने दबाव में अपना धर्म परिवर्तन किया था, हम अपने सनातन धर्म में वापस जाना चाहते हैं। और निश्चित ही पाकिस्तान, पूरा का पूरा पाकिस्तान एक तरह से कहें, जो अपनी पुरानी पंजाबी संस्कृति है, सिंधी संस्कृति है, बलूच संस्कृति है, उसको पाने के लिए, भारत के साथ जुड़ने के लिए आगे बढ़े, ऐसी मुझे उम्मीद हो सकती है। नहीं संदीप मिश्रा जी, उम्मीद तो बिल्कुल मुझे भी है, लेकिन जोगेंद्र नाथ मंडल को आप जानते ही होंगे, और मेरा मानना है कि जोगेंद्र नाथ मंडल कोई व्यक्ति नहीं बल्कि एक विचारधारा है, और इससे प्रभावितों की भी संख्या बहुत ज्यादा है। हालांकि बाद में उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ, भारत में आए, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। बिल्कुल आपने सही कहा, और उससे भी लोगों की अभी तक आंखें नहीं खुली है, खासकर भारत में लोगों की, और खुलनी चाहिए थी। लेकिन कांग्रेस जो घुट्टी पिलाती है, उसमें एक कुछ शब्द उन्होंने पकड़ रखे हैं, जिसको कहते हैं सेकुलरिज्म, जिसको कहते हैं संविधान। ये सारे घुट्टी पिला करके कहीं ना कहीं जो हमारा सनातन है उसको एक भुलावे में रखना चाहती है। ये भुलावे में नहीं है, इसे आप पॉलिटिकल कन्वर्जन कह सकते हैं, सेकुलरिज्म को।
बिल्कुल बिल्कुल सही शब्द आपने प्रयोग किया, पॉलिटिकल कन्वर्जन। अदरवाइज आज से 10 साल पहले, 20 साल पहले आप अपनी गौरवपूर्ण भारतीय संस्कृति के बारे में इस तरह से बात नहीं कर सकते थे जिस तरह से आज होती है। हमने अपनी संस्कृति को ही भुला दिया था। जो पहले कभी आप देखें, जितने भी पब्लिक ऑर्गेनाइज पीएसयूज बने, उन सभी के सूक्त वाक्य अगर कहें तो संस्कृत में थे। लेकिन कांग्रेस फिर उस संस्कृत को लाई, लेकिन फिर अपने आप को जो एक कहते हैं मुस्लिमों से जी। पिताजी दोनों को लगता था, मैं बार बार कहता हूं, चाचा जी और पिताजी को एक डर था देश के बंटवारे के बाद भी मुस्लिमों से, और वह डर जो था उसी का खामियाजा अभी तक कांग्रेस भुगत रही है, जिसके चलते जब सनातनी जगह हैं तो उसको जो है अब पर्दे से मतलब गायब हो गई है, सीन से गायब हो गई है कांग्रेस आज की तारीख में। आज उसे कोई सुनने वाला नहीं है। आप देखिए जो भी बातें उन्होंने कही अभी तक कांग्रेस के प्रवक्ता ने, उनका कोई आधार नहीं था। उन्होंने पूरे भारत भर की बातें कर ली, लेकिन संघ प्रमुख के बयान पर उन्होंने कुछ नहीं कहा। उन्होंने पीओके को भारत में मिलाने पे कुछ नहीं कहा। तो जानते हैं कि यह भी मुद्दा मोदी जी एक दिन करेंगे, संघ एक दिन इसमें सफल होगा, और दिन मैं नहीं कह रहा हूं, जल्द ही होगा। यह जल्द 6 महीने, साल भर, 2 साल, हम लोगों के जीवन काल में तो अवश्य होना है, इसमें मुझे कोई संशय नहीं है। संत प्रकाश जाटव जी, मोहन भागवत जी ने जो कहा, क्या उसे जन चेतना को जगाने के तौर पर भी देखा जा सकता है? जन चेतना जगाने का पीछे जो अर्थ है वो तो सीधा सीधा चुनाव को लेकर के होता है, मगर यहाँ पर जो है एक जिम्मेवारी है, और जिम्मेवारी उस देश की जो इन सभी मुल्कों का पिता है। जितने भी मुल्क जो है भारत से कट के अलग मुल्क बने हैं, वो उनका पिता जो है वो भारत ही है, और पिता की जिम्मेवारी है उन सभी मुल्कों की व्यवस्थाओं को देखना, और उस काम को आज बखूबी मोदी जी निभा रहे हैं, एक गार्जियन के रूप में अपने पड़ोसी मुल्कों के साथ में। और उसमें जिस जो पीओके है वो सही मायने में वो हमारी जिम्मेवारी है। वहाँ की जनता और वहाँ का जो आवाम है, वो आप ये मान करके समझ लें कि वो बाट जो रहा है कि भारत में उनका पुनः वापसी हो। और अभी जैसे संदीप जी ने बताया, और हम लगातार देख भी रहे हैं कि हमारे माननीय गृह मंत्री जी ने जिस अंदाज में पीओके के लेकर के जो बात कही कि उसके लिए हम जान भी दे सकते हैं, ये वाकई उनके इस शब्द पर, इस बात पर, इस बयान पर पूरा देश जो है वो जान देने के लिए तैयार है। पीओके के लिए ये जज्बा उन्होंने भरा। आज वर्तमान सरकार जो है वो जिस तरीके से जनता के और यहाँ के भारत के जो लोगों के जहन में एक अपना इमेज बनाए हुए है, मैं समझता हूँ कि उससे जोश भर जाता है, और अपने जो तमाम जो मुल्क भारत से कटे हुए हैं उनके प्रति नहीं एक तो फिर इससे क्या, आदर जो है संत उसका प्रकाश जी, भाव इससे भी है। क्या कहें कि अखंड भारत की जो कल्पना की गई थी, या फिर अखंड भारत का जो सपना देखा जा रहा था, उस विचार को एक बार फिर से मन में पुनर्जीवित करने का ये बयान जो है उस तरीके से भी देखा जा सकता है? क्योंकि कई युवा जो है, जिन्हें आजकल हम जेन जी जनरेशन करते हैं, शायद उन्हें इतिहास के बारे में उतना नहीं पता, वो अखंड भारत को उतना बेहतर नहीं समझते हैं जितना बेहतर आप या फिर आप समझते होंगे, हमारे दोनों पैनलिस्ट समझते होंगे, या फिर जो थोड़ा बहुत मैंने पढ़ा है अखंड भारत के बारे में। देखिए, अखंड भारत जो है वो किसी भी सूरत में कल्पना नहीं है, अखंड भारत है। और अखंड भारत बेशक से सीमाओं में बांट दिया गया होगा, मगर सांस्कृतिक विचार के साथ में आज भी वो जुड़ा हुआ है। आज वो सभी क्रियाकलाप जो भारत में हो रहे हैं, वो हमारे जो तमाम जो मुल्क जो भारत से कट के अलग हुए हैं, उनमें भी वही विचार और वही जो है ना परंपराएं जो है वो आज भी जीवित हैं। और इसी कारण से हम आज भी अखंड भारत है। और मैंने कहा कि बेशक से सीमाओं में अलग मुल्क बटे रहेंगे, मगर सांस्कृतिक आधार पर भारत अखंड भारत के रूप में ही पहचान बनाए रखेगा। क्योंकि हम बेशक से अलग मुल्क हो सकते हैं, मगर सांस्कृतिक विचार से हम एक हैं। और वो ही चीज हमारी जो नौजवान जो हैं, हमारे बच्चे, वो उस चीज को समझें कि अफगानिस्तान जो है वो जिस तरीके से सांस्कृतिक विचार से जाना जाता है, भारत है, भारत का एक बहुत बड़ा रिलेशन वहां पर अफगानिस्तान में रहा है, पाकिस्तान में रहा है, बांग्लादेश में रहा है, इधर बर्मा में, म्यांमार में,
ये सब जो मुल्क जो है वो भारत ही है, और भारत की सांस्कृतिक विचार जो है आज भी वहां पर फलीभूत हो रही है, पुष्ट हो रही है। इस चीज को एक सकारात्मक विचार के साथ में हम जब समझेंगे तो सही मायने में आज के नौजवान जो है वो लेकिन इसको संत प्रकाश जी, एक सवाल का जवाब भारत दीजिएगा। के पीछे वो उद्देश्य। सवाल मुझे लगता है कि देश की जनता जानना भी चाहती होगी। जब बलूचिस्तान में कलात प्रशासन की वहां पर हुकूमत थी, सबसे बड़ा वो वहां पर कस्बा था, टोटल 4 कस्बे हुआ करते थे, शासक हुआ करते थे, और जिन्ना को इन्होंने एडवोकेट रखा था। बाद में ये हुआ कि बलूचिस्तान एक आजाद मुल्क हो गया, लेकिन ब्रिटिश हुकूमत ने ये कहा कि भाई पहले ये अपने को सही तरीके से चलाना सीख लें। क्या उस समय भारत सरकार जो है वो बलूचिस्तान में दखल नहीं दे सकती थी क्या? देखिए, सही मायने में भारत सरकार जिसके मुखिया हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू, जिसको 15 अगस्त को प्रधानमंत्री बने ऐसा कहा जाता, मगर वो बने 2 सितंबर 1946 को थे। और वो जो है वो पार्ट थे ब्रिटिश गवर्नमेंट के ही, और हम एक डोमिनेंट के रूप में जो है काम कर रहे थे। आज भी लगभग उसी विचार को लेकर के हमारे कांग्रेसी जो है उससे छूटे नहीं है। तो उस वक्त में अलग करना उनके हसरत वो सोच भी नहीं सकते थे, क्योंकि उन्होंने तो वही काम करने थे जो ब्रिटिश हुक्मरान करवाना चाह रहे थे, और उनका मकसद ये था कि भारत को टुकड़े टुकड़ों में विभाजित कर दें। और वो टुकड़े टुकड़ों में विभाजित करने के लिए उन्होंने तमाम तरीके के षड्यंत्र रचे। उस वक्त यदि अगर वो मुसलमान होने के कारण से पाकिस्तान अलग नहीं हुआ, ईसाई मुल्क ने, ब्रिटिशर्स ने उसको अलग किया। भारत का मुसलमान जो है उसको विभाजित नहीं करना चाहता था, मगर यहाँ के मुसलमानों में से जिन्ना को तैयार किया कि तुम मुसलमान के नाम पर एक मुल्क अलग लेकर के चले जाओ। और जब डिवीजन हुआ तो आपको मालूम है कि भारत के मुसलमान भारत में ही रह गए। तो ऐसा नहीं है कि ये मुसलमान होने के कारण से ये देश बटा। ये देश बटने के पीछे ईसाई जो मानसिकता थी, जो ब्रिटिशर्स की थी, वो उसने उसको अंजाम दिया। भारत को विभाजन करने का काम, जातियों में बांटने का काम। 1935 से पहले कोई जातियां नहीं थी, अनुसूचित जातियों की कोई सूची नहीं थी, मगर 1935-36 में ब्रिटिश जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें अनुसूचित जाति 469 अनुसूचित जातियों का गठन करा गया। किसके द्वारा? ब्रिटिशर्स के द्वारा। इसी तरीके से डिवीजन कर दिया भारत और पाकिस्तान का, किसके द्वारा? ब्रिटिशर्स के द्वारा। तो इनफैक्ट क्या कि ब्रिटिशर्स ने ही इस देश को बांटने का काम किया, और उसके पीछे उद्देश्य ये था कि भारत, वो जानते थे कि भारत आर्थिक स्थिति में बहुत उन्नत, और उस वक्त की जीडीपी आपको मालूम है ना, जीरो आफ्टर बुद्धा से लेकर के आज तक जो है 17वीं शताब्दी तक तो हम 30+ रहे जीडीपी में। तो भारत को बांटने से ही ब्रिटिशर्स का, यूरोपियन कंट्रीज का वजूद बना रह सकता था, आर्थिक दृष्टि से भी और अन्य दृष्टियों से भी। इसलिए उसको डिवीजन करने को, उनका जो कारण था, वो डिवीजन करने के पीछे भारत को कमजोर करना था, और वो कर पाए। तो आपने जो बात कही कि उस वक्त में क्यों नहीं तोड़ा, अरे नेहरू जी तो भारत के प्रधानमंत्री नहीं थे, वो तो क्राउन के प्रधानमंत्री फिर थे। तो वो आप कहिए कि सरदार वल्लभ भाई पटेल का शुक्रिया अदा करिए कि उन्होंने 562 रियायतों का मिला लिया, रियासतों को मिला लिया। बिल्कुल। और वो उनके 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 जो मेहनत से, जो उन्होंने उस वक्त में जो अडिगता दिखाई, इस वजह से एक हो पाए। अदरवाइज तो कोशिश तो नेहरू जी के ऊपर अगर रहते तो ये तो 27-28 मुल्कों में भारत बढ़ चुका होता। 565 रियासतें थी तो 565 में ही शायद हो सकता है बंटवा देते, क्योंकि ये तो अलग अलग छोटे छोटे मुल्क जो है वो चाहते थे, मगर एकता, अखंडता जो है वो पटेल जी ने करी। इसीलिए तो लौह पुरुष के रूप में मैं समझता हूँ कि एक्चुअल में लौह पुरुष के रूप में उन्होंने उस वक्त के जीवन को जिया, और आज वो भारत जो है जो अलग नहीं हो पाया, जितना जो बचा हुआ है, उन्हीं के कारण। अब बाद में हरि सिंह को शरण भी लेनी पड़ी और कश्मीर का विलय भी भारत में कराना पड़ा। ये सब कुछ सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया। बहरहाल वो तो इतिहास का विषय है, किसी दिन उस पर विस्तृत चर्चा करेंगे जब हम लोग मिले बैठेंगे और सामने आमने बात करेंगे। संदीप मिश्रा जी, एक सवाल यहाँ पर ये उठता है
कि यहां पर सांस्कृतिक बात, यहां पर भाषाई बात, यहां पर कल्चर की बात यहां पर मोहन भागवत जी ने की। इसका मतलब यह है कि भले ही हम किसी अलग मुल्क में इस समय रहे हों, यानी कोई पाकिस्तान में रह रहा है, कोई बांग्लादेश में रह रहा है, कोई अफगानिस्तान में रह रहा है, लेकिन कल्चर के माध्यम से सब एक हैं, यानी सभी भारतीय हैं। बिल्कुल, देखिए संस्कृति जो होती है वह हमें कनेक्ट करती है, और शायद इसीलिए संस्कृति को हमारे सनातन में बहुत बड़ा महत्व दिया गया। हमारे यहाँ संस्कार, हर चीज पे संस्कार जुड़ा हुआ है। बच्चा पैदा होने से लेकर मृत्यु तक संस्कार है। संस्कार के पीछे कारण क्या है कि पूरे गांव के लोग इकट्ठा हों, सारे रिश्तेदार इकट्ठा हों। माइक्रो लेवल पे मैं कह रहा हूं, जब माइक्रो लेवल पे इस तरह से इकट्ठा होते हैं तो मैक्रो लेवल पे, बड़े लेवल पे पूरे देश को एक करने के लिए ये संस्कृतियां जो है हमारी हैं वो कनेक्ट करती हैं। और वह ऐसा है कि भारत और नेपाल के बीच तो आप जानते हैं वीजा पासपोर्ट की भी आवश्यकता नहीं है। लोगों की शादियां होती हैं, परिवारों का आना जाना होता है। तो इस तरह से बाकी देशों के साथ भी हो सकता है। कल को अगर पाकिस्तान के साथ मतलब चीजें ठीक हो, श्रीलंका के साथ ठीक हो, तो वीजा पासपोर्ट की भी बाध्यताएं खत्म की जा सकती हैं। लेकिन बात यह है कि जब चीजें, हमारे बीजेपी के नेता ने कहा कि भाई जब ब्रिटिश क्राउन की शपथ लेकर के देश को आजाद कराने का दावा किया गया हो तो वहां पर तो ब्रिटिश एजेंट के तौर पर काम कर रहे थे। और मैं तो कह रहा हूं अगर पटेल जी नहीं होते ना तो नवाज शरीफ के बगल में दूसरी कोठी जो है राहुल जी के पिताजी की होती वहां पे। क्यों? क्योंकि भारत भी उसी तरह राजनीति होती जिस तरह से लंदन से होती है। भारत में सारे बड़े नेता जो है लंदन में कोठियां लिए होते और यहां से फ्लाइट से जाते और आते, चुनाव में आते, जैसे अभी राहुल जी आते हैं ना, पूरी की पूरी जो हमारी पलटन होती राजनीति वह लंदन से भारत को ऑपरेट करती। और भारत में भी कम से कम 10 देश होते, मिनिमम 10 देश होते, हो सकता है 500 भी हो सकते थे, और भारत सबसे बड़ा खंड कहलाता जो है। लेकिन पटेल जी का मानिए कि उन्होंने डंके की चोट पर बिना किसी कंफ्यूजन के देश को एक करने का काम किया। और इसीलिए आज गुजरात में उनकी इतनी विशाल प्रतिमा प्रधानमंत्री जी ने दे करके, कहिए, अपना जो ऋण अदा किया है कि देश के लोग जान पाए उनके योगदान को। नहीं तो इतने सालों से उस महापुरुष को भुला दिया गया जिन पे भारत जैसा राष्ट्र आज की तारीख में खड़ा है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। एक आखिरी सवाल का जवाब दीजिएगा कि अब रोड मैप क्या होगा संदीप मिश्रा जी? हम बात तो कर रहे हैं कि पीओके को हम लेकर अपने बस में शामिल कर लेंगे, पीओके हमारा हिस्सा है, संसद में सीट भी सुरक्षित है, ये सभी जानते हैं, सभी मानते हैं, लेकिन रोड मैप कैसे आएगा पीओके? यह रोड मैप ही है आशीष जी, यह रोड मैप ही है। पहले यह बताना पड़ता है, आपके घर में अगर आ रहा हूं तो पहले बताना पड़ेगा कि आशीष जी हम भी आप ही के हैं। अगर हम यह नहीं बताएंगे कि हम आप ही के हैं तो आप पहले तो दरवाजा ही नहीं खोलेंगे, जान पहचान ना हो, बातचीत ना हो। लेकिन अगर ये पता होगा कोई अपना भाई आ रहा है तो उसके लिए दरवाजा तो खोलेंगे, टेबल तो बैठने के लिए देंगे ही कम से कम। तो यह जब कहना कि भारत के ही आप लोग हिस्से हैं, भारत ही आपका परिवार है, तो कल को जब जन समर्थन चाहे सीमा के इस पार हो चाहे उस पार हो, दोनों तरफ होगा। अगर पाकिस्तान से कोई आवाज उठेगी कि मुझे भारत में भारत में एकता में इकट्ठा होना है तो निश्चित ही भारत में भी उसका विरोध कतई नहीं होगा। संत जी एक आखिरी सवाल, उसके बाद वाइंड अप करूंगा। पीओके में इस समय सरकार के खिलाफ यानी पाकिस्तानी हुकूमत के खिलाफ लगातार प्रदर्शन हो रहे हैं, लोग आजादी की मांग कर रहे हैं, और मोहन भागवत जी का यह कहना कि पीओके हमारे घर के एक कमरे की तरह है, इसके मायने क्या है? इतना स्पष्ट है, वहाँ की जो जनता है, वहाँ का जो आवाम है, वो पूरी तरीके से उससे आजाद होना चाहता है। पाकिस्तान और के साथ में ये जो संदेश है ये हमारी जनता को तो है ही, ये दरअसल पीओके की आवाम को लेकर भी ये संदेश दिया गया है मोहन भागवत जी की तरफ से, और इसकी दूरगामी संदेश है, और जाहिर तौर पर इसकी जो खनक है वो इस्लामाबाद में भी सुनाई दे रही होगी। बहुत शुक्रिया आप दोनों का, खास मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस चर्चा में शामिल होने के लिए। संदीप मिश्रा जी आपका और संत प्रकाश जाटव जी आपका।